हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक्टिव, पैसिव और ऑर्बिट वॉइस की बात की थी। यहाँ पे हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का जो नियम है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्टिव और पैसिव में बदलने के कुल 30 रूल्स होते हैं, जिनको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला तो आता है जिसे हम जनरल रूल्स कहते हैं, और दूसरा जो रूल होता है उसे हम स्पेशल रूल कहते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के जो रूल्स हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जनरल रूल्स आता है और दूसरा स्पेशल रूल्स आता है। अब जनरल रूल्स में आपको कितने रूल्स पढ़ने हैं, स्पेशल रूल्स में आपको कितने रूल्स पढ़ने हैं। जनरल रूल्स आपको किस क्लास में पूछे जाते हैं, स्पेशल रूल्स किस क्लास में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जनरल रूल्स में आपको 15 रूल्स पढ़ना होता है और स्पेशल रूल्स में भी आपको 15 रूल्स पढ़ना है। यानी कि पूरे वॉइस में आपको 30 रूल्स पढ़ने हैं और इन 30 रूल्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला जनरल रूल्स आता है जिसमें आपको 15 रूल्स पढ़ना है, दूसरा स्पेशल रूल्स आता है जिसमें 15 रूल्स पढ़ना है। जनरली जो जनरल रूल्स होते हैं ये आपको 9th एंड 10th क्लासेस में ज्यादा पूछे जाते हैं। स्पेशल रूल्स जो होते हैं वो 11th 12th एंड कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरल रूल्स की भी चर्चा करेंगे, स्पेशल रूल्स की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं, स्पेशल रूल्स होते हैं जो जनरल रूल्स से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो आइए जनरल रूल्स में हमें कौन कौन से रूल पढ़ने हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जनरल रूल्स में हम जानते हैं हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। रूल फर्स्ट, इसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इसका पहला जो नियम होता है बनाने का, वो ये होता है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है और इसमें वर्ब होते हैं, फिर इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर इसमें कॉम्प्लीमेंट होते हैं, फिर इसमें फुल स्टॉप। तो अगर हम बात करें एक्टिव टू पैसिव, तो एक्टिव टू पैसिव का जो फर्स्ट रूल होता है, इस रूल में हमें ये जानना होता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। और जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो जनरल रूल्स में पहला ये नियम हमें पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
किसी भी एक्टिव को पैसिव में बनाने का जो पहला नियम है वो ये है कि ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है और सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे और बेहतर समझ में आएगा आपको इसका। तो हमने आपको बताया कि किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए पहला जो काम होता है हमारा वो ये है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको हम नॉमिनेटिव केस में बदलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस को डिनोट करते हैं हम ओसी से, जबकि नॉमिनेटिव केस को हम डिनोट करते हैं एनसी से। ओसी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, एनसी क्या है, नॉमिनेटिव केस। जैसे यहां ऑब्जेक्ट मी है, तो जब भी ऑब्जेक्ट मी होगा तो इसे नॉमिनेटिव केस में जब बदलेंगे तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां ऑस होगा तो इसे हम नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो वी। इसके अलावा अगर सेकंड पर्सन आपका दिया हो, यू सेकंड पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, मी और अस भी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस सेम होता है, यू का ही होता है। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन का नाम ही होता है, सी होता है, ईट होता है और दे होता है, दे होता है। एक बात और याद रखेंगे कि कोई भी नाउन जो होता है ये भी थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, लेकिन जो नाउन होता है वो जेव का तेव रहता है, नाउन सेम हो जाता है। तो अगर नॉमिनेटिव केस ही हो तो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। अगर हर हो तो इसका ऑब्जेक्टिव केस सी का ऑब्जेक्टिव केस और हो जाता है। ईट का ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इट होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस दे। तो वॉइस में ये आपको याद करना होता है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ईट का भी सेम होता है, और बाकी याद कर लेंगे ई का ही होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस और होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस दे होता है। अगर कोई नाउन दिया हो तो नाउन को हम जेव करते हैं, जैसे एप्पल दिया हो या मैंगो दिया हो या लेटर दिया हो, स्टोरी दिया हो, तो ये पैसिव में जैसे एक्टिव में ये एक्टिव में होता है वैसे ही पैसिव में होता है। अगर हम मी की बात करें तो मी जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है इसे हम नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे। नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस के भी नाम से जानते हैं, तो मी को सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं तो यहाँ आई होगा। एक बात याद रखेंगे कि कोई भी पैसिव होगा तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब करेंगे, कोई ना कोई उसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई पैसिव नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज करें, एक बात याद रखिए कि अगर एक्टिव में V1 और V5 दिया तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम is का, am का और are का यूज करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम was और were का यूज करते हैं। ये चीज याद रखना है कि V1 और V5 होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में am आ रहा है, जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को इसमें से लेते हैं, तो I के साथ हम यूज करते हैं किसका, am। अब देखिए यहाँ हेल्प्स जो दिया है, हेल्प्स क्या है, V5 है, लेकिन किसी भी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो जो वाज वेयर होगा इसके बाद जो मेन वर्ब का फॉर्म होगा वो कौन सा फॉर्म, थर्ड। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कहते किसको है, तो याद रखेंगे कि मेन वर्ब जब भी आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और हेल्पिंग वर्ब जब भी आता है वो मेन वर्ब के पहले। तो वाज वेयर को हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे और यहाँ पे इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब। कहाँ यूज करेंगे हम इज एम आर,
तो जब एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में होगा V1 और V5, एक्टिव में V1 V5 को, तो पैसिव में EJ1 प्लस V3 होता है। एक्टिव वॉइस में अगर V2 हो तो पैसिव वॉइस में होगा R प्लस V2। यहाँ हेल्प्स है, आप जानते हैं किसी भी वर्ब के अंत में S, ES और IS लगा हो तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, और ING लगा हो तो V4 होता है। तो IM हेल्प्स है, तो हेल्प्स का V3 हम चेंज करेंगे, हेल्प्स हो जाएगा, इसमें ED जुड़ जाता है। इसके बाद प्रीपोजिशन के रूप में हम बाई का यूज करते हैं, और ही देखेंगे कि ही का ऑब्जेक्टिव केस का, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, टीम, तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे ही। तो पहला नियम है कि जब भी हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो रूल फर्स्ट जो है वो ये कहता है कि वी राइट मतलब हम लोग लिखते हैं, वी राइट एक्टिव ऑब्जेक्ट in the place of passive subject, and we write active subject in the place of passive object during interchange of active to passive तो ये आपका रूल होता है कि वी राइट हम लोग लिखते हैं जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है इसको इन द प्लेस ऑफ पैसिव सब्जेक्ट, यानी पैसिव में किसके स्थान पे लिखते हैं, तो सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। और कह रहा है कि एंड वी राइट एक्टिव ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, एक्टिव का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसे हम पैसिव का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये फर्स्ट रूल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम लोग सेकंड की बात करेंगे। रूल अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं रूल सेकंड की बात। रूल सेकंड क्या है, तो रूल सेकंड में आपको ये जानना है, पहले तो एक बात याद रखिए कि बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई भी पैसिव नहीं बनता। तो हेल्पिंग वर्ब का जो हम यूज करते हैं, इसके बाद पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक बात याद रखें कि एक्टिव वॉइस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। यानी इसका सेकंड रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स are used helping verbs are used according to active subject
एक्टिव subject in the active voice and they are used according to passive subject in the passive voice. तो याद रखेंगे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनका प्रयोग एक्टिव में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं और पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेंटेंस हो सी इज हेल्पिंग देम, एक एग्जांपल लेते हैं सी इज हेल्पिंग देम। ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। किसी भी पैसिव को जब हम बदलते हैं इसके पहले का नियम हम आपको बता चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। देम है जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो दे का नॉमिनेटिव केस देम होता है और इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो देम को बदल देंगे देम। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज, क्या हम दे के साथ में इज यूज कर सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा। लेकिन दे जो है ये मोर देन वन को डिनोट करता है, तो मोर देन वन को जो डिनोट करता है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं आर। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि जहां एक्टिव में आईएनजी लगा, जहां एक्टिव वॉइस में क्या लगा हो आईएनजी लगा हो तो वहां हेल्पिंग वर्ब के बाद हम पैसिव में अपने मन से यूज करते हैं बीइंग। अगर आप बीइंग का यूज पैसिव में नहीं करते हैं तो आपका पैसिव गलत होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग आए यानी सी के साथ इज आएगा। अब यहाँ पे दे के साथ इज लिखेंगे तो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि ये नियम होता है कि एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होता है और पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बीइंग के बाद हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे हेल्प। प्रीपोजिशन के रूप में हम बाय यूज करते हैं और यहाँ पे सी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे फल जाता है। तो पहला हमने नियम सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और दूसरा नियम हमने सीखा कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगता है और पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 3 की। अब हम लोग बात करने वाले हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 में हमें ये जानना है कि कोई भी एक्सिलरी वर्ब हो जिसको एबी से सूचित करते हैं, एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। कोई भी एक्सिलरी वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब तो जो पैसिव में हम मेन वर्ब इसके बाद लिखते हैं वो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। किसी भी पैसिव वॉइस में एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब का फॉर्म होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस में एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। आप इसको बोल सकते हैं कि मेन वर्ब 3 is used after
एक्सिलरी, एक्सिलरी, ऑब्लिक, हेल्पिंग वर्ब इन द पैसिव वॉइस। देखिए इन दी पैसिव वॉइस मतलब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा जो है किस फॉर्म में होता है, तो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। कुछ थर्ड फॉर्म लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर V1 दिया तो इसका V3 आपको याद कर लेंगे। जैसे V1 राइट दिया हो इसका सेकंड फॉर्म रूट होता है, थर्ड फॉर्म VJ होता है। अगर V1 जो है आपको ईट दिया तो इसका थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। अगर V1 फ्लाई दिया इसका सेकंड फॉर्म फ्लू होता है, थर्ड फॉर्म फ्लो होता है। तो ये कुछ V1 है, उसके भीतरी दिए गए हैं, इसको आप लोग याद कर लें। पैसिव में इसका यूज होता है, जो भी V1 होता है उसको पैसिव में हम भीतरी में बदलते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेंटेंस हो कि वह एक पद लिख रही है, शी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको चेंज करेंगे हम पैसिव। पैसिव में हमने आपको पहला नियम बताया कि अगर कोई भी नाउन होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, उसको सब्जेक्ट जब बनाते हैं तो नाउन सेम हो जाता है। ए लेटर है तो ए लेटर लिखेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में मी हो तो इसको आई में बदलते हैं, वी हो अस हो तो इसको वी में बदल देते हैं, ऑब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव के साथ चेंज करते हैं। यहाँ सी सिंगुलर है, ए लेटर भी सिंगुलर है, तो सी के साथ ई है, ए लेटर के साथ भी हम इज का यूज करेंगे। यहाँ राइटिंग जो है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म का अर्थ है आईएनजी, और आईएनजी जहां भी आएगा वहां पैसिव में हम यूज करते हैं बीइंग। बीइंग वही यूज होता है जहां एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म दिया है, यानी राइटिंग आईएनजी फॉर्म है, तो ए लेटर इज यहां पे बीइंग का यूज करेंगे। और बीइंग के बाद पैसिव में जो तीसरा नियम होता है, इसमें क्या है कि मेन वर्ब 3 इज यूज्ड आफ्टर एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब इन द पैसिव। यानी पैसिव वॉइस में एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, और रिटेन के बाद हम प्रीपोजिशन के रूप में बाय यूज करते हैं और सी का ऑब्जेक्टिव केस पर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 नियम जाने। पहला नियम था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा नियम हम लोग सीखे कि एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है, पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। तीसरा नियम हम लोग पढ़े कि किसी भी पैसिव वॉइस में जो हम फॉर्म लिखते हैं वो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ऐसे मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। लेकिन एक्टिव में कोई भी फॉर्म आ सकता है, एक्टिव में V1 भी आ सकता है, एक्टिव में V2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। लेकिन अगर हम पैसिव में ये लेटर इज बीइंग और यहाँ राइटिंग है, यहाँ भी अगर राइटिंग लिखते हैं तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि नियम ही होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, किस वॉइस में, पैसिव। ये रूल नंबर 3 था। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 4 की चर्चा करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। रूल नंबर 4 की हम बात करेंगे रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 में ये हमें जानना होता है कि किसी भी पैसिव वॉइस जो मेन वर्ब 3 हम यूज करते हैं, इसके बाद कोई ना कोई आपको प्रीपोजिशन डालना। तो ऐसे में मेन वर्ब 3 के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा बाय के होता है, प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा बाय के होता है।
लेकिन सभी वर्ब के साथ हम बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। आगे एक नोट आपको बताएंगे कि वे कौन कौन से वर्ब होते हैं जिनके साथ हम बाई यूज नहीं करते। तो कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग बाई के साथ नहीं किया जाता है। रूल 4 कहता है कि बाई जनरली बाई preposition generally by preposition is used after main verb 3 in the passive voice। देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो मेन वर्ब 3 के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा बाई के होता है। ये स्ट्रक्चर है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब 3 के बाद हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक एक्टिव वॉइस देखते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो कि लता सिंग्स ए सॉन्ग, लता सिंग्स ए सॉन्ग। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, इसको चेंज करेंगे पैसिव ए सॉन्ग नाउन, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये क्यों का क्यों हो जाएगा। ये सॉन्ग है तो ये सॉन्ग लिखेंगे, ये सॉन्ग के साथ हम ई यूज करेंगे, सिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो सॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो मेन वर्ब 3 है इसमें जनरली हम बाई का यूज करते हैं, तो सॉन्ग के बाद यहाँ बाई लिखेंगे और फिर लता है तो इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई लता हो जाएगा। ये एक्टिव होगा, ये पैसिव। तो पहला नियम हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, देयर आफ्टर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में बाई यूज करते हैं। तो ये सब जनरल रूल्स हैं जिसमें हम जानते हैं कि किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलना होता है। तो इसमें क्या क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। तीसरा नियम हम आपको बताया कि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, देन हम बाई का यूज करते हैं। अब एक नोट याद रखना है, ऐसे यहाँ पे नोट याद रख लीजिए, लेकिन जब हम स्पेशल रूल पढ़ेंगे तो ये रूल नंबर 30 में आपको बताएंगे हम कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। अब ऐसे में नोट में ये याद रखना है कि आई नो यू, एक सेंटेंस है आई नो यू और इसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट यू है, यू के साथ यहाँ आर का यूज करेंगे और नो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे नॉन होगा। नॉन के बाद यहाँ हम जो है मी को आई को बदल देंगे मी में। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि जो नॉन है इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल। ए ऑप्शन लिया हो आपको कि यहाँ बाई लगे, बी ऑप्शन दिया हो कि विद लगे, सी ऑप्शन दिया हो कि टू लगे और डी ऑप्शन दिया हो कि इनमें से किसी का प्रयोग नहीं हो, नॉन ऑफ दिस। तो अगर आप ये याद रखे हैं कि किसी भी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसके साथ प्रीपोजिशन के रूप में बाई का यूज करते हैं, अगर नॉन के साथ भी अगर आप बाई यूज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि सबके साथ हम बाई यूज नहीं कर सकते। इसमें याद रखना होता है कि नॉन के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा टू आता है। तो ये रूल नंबर 30 जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तो नोट है कि नॉन के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन स्पेशल रूल में आपको ये पढ़ना होता है कि नो के साथ कौन सा प्रीपोजिशन है, नो के साथ टू आता है, सेटिस्फाइड के साथ विद आता है,
अलार्म के साथ एट आता है, सरप्राइज के साथ एट आता है, इंटरेस्टिंग के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ डिससैटिस्फाइड आता है, विद प्रीपोजिशन आता है। तो वो सब आपको याद करना होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ बाई यूज नहीं किया जाता है, ये रूल नंबर 30 में हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आता है। तो ये था आपको जनरल रूल्स में पढ़ना था, जिसमें 4 नियम आपको बताया है कि एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए 4 नियम होते हैं। इस चारों को आपको याद रखना होता है। स्पेशल रूल में इसका यूज नहीं है। स्पेशल रूल में ये जरूरी नहीं है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन आपको जनरल रूल में ये 4 जो नियम है इसको आपको याद रखना ही रखना होता है। और एक नोट याद रखना होता है कि सभी में वर्ब 3 के साथ हम बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन चेंज हो जाते हैं। इसको रूल नंबर 30 में हम लोग बात करेंगे। अब जो है जनरल रूल्स में जो एक्टिव को पैसिव में बनाने की, चेंज करने की जो रूल है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग जनरल रूल्स की बात करेंगे।